नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सबको याद होगा 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें मैंने आप सभी को ये बताया था कि उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक एयर स्ट्रिप को बनाने का प्लान किया जा रहा है। बेसिकली रिवाइव करने का प्लान किया जा रहा है क्योंकि ये एयर स्ट्रिप पहले से यहाँ पर मौजूद है, जो कि स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट एयरबेस हो सकता है। तो आज रात को मैं वहाँ पर जाने के लिए निकलने वाला हूँ और कल हम अमरदा एयर स्ट्रिप को विजिट करने वाले हैं और इसको लेके 1 से 2 वीडियो आपको आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। एक तो ब्लॉग टाइप की वीडियो होने वाली है और बाकी इसकी हिस्ट्री से लेके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम एक अलग ही वीडियो में बात करेंगे। और अगर ये बना तो ये हमारे उड़ीसा में मौजूद पहला इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रिप होने वाला है। अब पहले मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग बालेश्वर से, बारिपदा से या मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हमको देखते हैं। तो कुछ लोगों ने उस दिन पूछा था कि अगर आप वहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले हमको अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कल मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अब पिछले 2-3 सालों से इंडियन नेवी की तरफ से अपने फोर्सेस में ड्रोन्स को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है और पिछले साल शिप से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स को एक्वायर करने की बात की गई थी और इसके लिए एक इनिशियल RFI को इशू किया गया था। अब नेवी के लिए ऐसे ही एक शिप बॉर्न ड्रोन को डेवलप करने के लिए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग और नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉइंटली एक ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जिसको अभी ऑफिशियली वरुणा कहा जा रहा है। इसको आप पर्सनल एयर मोबिलिटी व्हीकल भी कह सकते हैं, जिसकी फ्लाइट ट्रायल को अभी कंडक्ट किया जा रहा था और इसको स्पेशली हमारे नेवी के वाइस चीफ एडमिरल SN गोरमड़ा के सामने ही कंडक्ट किया गया था। इससे पहले भी ऑटोनोमस लॉन्चर QR कोड बेस्ड रिकवरी सिस्टम वाले ड्रोन्स को मूविंग शिप से लॉन्चर रिकवर करने का डेमो दिखाया जा चुका है और जैसे कि इन व्हीकल को शिप से लॉन्च किया जाने वाला है तो ये मूविंग शिप से सही तरीके से लॉन्चर रिकवर होने चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि सेम कॉन्सेप्ट को बेस करके अलग अलग वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको एक शिप से दूसरे शिप में कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या किसी भी तरीके के सामान को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसी अवसर पर हमारे नेवी के वाइस चीफ को एक ऑटोनोमस इनफ्लैटेबल मॉड्यूलर टारगेट को और एक इनफ्लैटेबल मॉड्यूलर बोट को भी सागर डिफेंस की तरफ से डिस्प्ले किया गया था। अगला अपडेट तेजस की तरफ से। अब एक दिन पहले तेजस को लेकर एक अपडेट सामने आया था जिसमें AD और HAL की तरफ से अभी तेजस के एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाने का जिक्र किया गया था। अब अभी तक तेजस की कई वेरिएंट को डेवलप करने की बात सामने आ चुकी थी, जिसमें तेजस MK1, तेजस MK1A, तेजस MK2, तेजस लिफ्ट वेरिएंट और तेजस EX शामिल थे। लेकिन अभी इसमें एक और नाम भी जुड़ने वाला है जिसका नाम तेजस EW होने वाला है, जो कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट होने वाली है। अब हाल ही में चाइना की तरफ से अपनी J-16 को बेस करके भी इसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाया गया था और सबसे पहले US की तरफ से अपने F-18 एयरक्राफ्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाया गया था जिसको ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। तो अभी HAL की तरफ से भी तेजस की ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है और ये अपने सेगमेंट में पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होने वाली है, क्योंकि अभी तक कोई भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से सिस्टम मौजूद नहीं है। और इसकी एक मेजर कारण ये है कि जब भी हम डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग पॉड्स को किसी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उनको पावर करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं और इस वजह से उनके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को पावर करने के लिए सफिशिएंट पावर नहीं बचे होते। लेकिन अभी HAL की तरफ से इसका भी एक तोड़ निकाला गया और अभी HAL की तरफ से तेजस के लिए एक अलग ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये पॉड गैलियम नाइट्रेट बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी कम पावर को कंज्यूम करने वाले हैं, जिस वजह से तेजस आसानी से ऐसे 3 पॉड को कैरी कर पाएगा और साथ ही 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी कैरी कर सकेगा या फिर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये क्लोज रेंज के मिसाइल को या VVR मिसाइल को कैरी कर पाएगा। लेकिन जो बेसिक कन्फिगरेशन होने वाली है वो मेनली 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली है, क्योंकि अगर हम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को बनाते हैं तो उसको हम दुश्मन के एयर स्पेस में घुस के उनके रडार्स को जैम करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से इसका जो मेन आर्मामेंट होने वाला है वो मेनली एंटी रेडिएशन मिसाइल होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी HAL और ADA की तरफ से नए टाइप की एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड को बनाने का प्लान किया गया है। ये एक लो ड्रैग वेरिएंट होने वाली है, जो कि पहले डिजाइन किए गए सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड के मुकाबले थोड़े अलग होने वाले हैं।
और इनकी पीक पावर कंजप्शन 3.5 किलोवाट तक होने की बात की गई है। और कुल मिलाकर ऐसे 3 सेल प्रोडक्शन जैमिंग पॉड को पावर करने के लिए हमको 11.25 किलोवाट की पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि अगर तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट को बनाया जा रहा है तो जैसे कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो इसमें पावर को लेके हमको दिक्कतें सामने आ सकेगी। तो ऐसे में पावर कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए हम तेजस के लिए बनाए जाने वाले सेल प्रोडक्शन जैमिंग पॉड्स की फ्रंट में रैम एयर टरबाइन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सिस्टम ग्रोलर्स में इस्तेमाल होने वाले ALQ99 सेल प्रोडक्शन जैमिंग पॉड में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने से ALQ99 सेल प्रोडक्शन जैमिंग पॉड जो है वो हर एक पॉड अपने आप ही 6.4 किलोवाट की पावर को जनरेट कर सकता है। अब अगर तेजस में भी इस्तेमाल होने वाले जैमिंग पॉड्स में ऐसे ही रैड सेक्शन को ऐड किया जाता है तो हमें तेजस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में पावर की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जो एडिशनल पावर की जरूरत पड़ने वाली है उसको खुद ही तेजस की सेल प्रोडक्शन जैमिंग पॉड में मौजूद रैड सेक्शन जनरेट करने वाले हैं। तो मेन इंजन के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अभी तक HAL की तरफ से या ADA की तरफ से कोई भी खास कमेंट नहीं किया गया है। अगला अपडेट BSF और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। BSF की तरफ से हाल ही में इशू किए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गुजरात की सर क्रिक एरिया में 3 कमांडो यूनिट को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि वेडनेसडे को एरियल पेट्रोल के दौरान हरामी नाला एरिया में लगभग 8 पाकिस्तानी बोट को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद BSF की तरफ से तुरंत ही अपनी फर्स्ट अटैक क्राफ्ट को वहां पे इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब तक BSF की फर्स्ट अटैक क्राफ्ट वहां पर पहुंची तब तक उन बोट्स में मौजूद सभी लोग वहां से भाग चुके थे। अब सर्किक एरिया की बात करें तो ये बहुत ही दलदली एरिया में आता है, जिस वजह से वहां पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी BSF की तरफ से बताया गया कि BSF की तरफ से 9 तारीख को स्पॉट किए गए पाकिस्तानी बोट में से 11 बोट को सीज कर लिया गया और कुछ पाकिस्तानियों को यहाँ पे पकड़ा गया। और दूसरे तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन बोट्स में आए पाकिस्तानियों को ढूंढने के लिए भी अपनी कमांडो यूनिट को डिप्लॉय किया गया, जो कि 3 अलग अलग लोकेशन में सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। और बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की टीम अभी पाकिस्तानियों की छुपे हुए लोकेशन में पहुंचने के काफी करीब आ चुके हैं और जल्द ही पाकिस्तानियों को कब्जे में ले लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो पाकिस्तानी थे ये बोट के जरिए किस वजह से हमारे वाटर में घुस आया था, क्योंकि अगर ये सिर्फ मछुआरे होते तो BSF को लेके ये भागते नहीं थे। और नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में BSF की तरफ से वार्निंग देकर पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ दिया जाता है कि आप गलती से हमारे साइड में चले आए तो वापस पाकिस्तानी वाटर में चले जाइए। लेकिन अभी जो पाकिस्तानी बोट घुसे थे इनके इरादे सही नहीं लग रहे हैं, जिस वजह से इनके लिए कमांडो यूनिट को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। अगला अपडेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। अब यंगर जनरेशन की बात करें तो सभी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को काफी मानते हैं, लेकिन आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कोई खास जानकारी अवेलेबल नहीं हुआ है। उनसे रिलेटेड कुछ आइटम अभी कटक की एक म्यूजियम में मौजूद है, जो कि उनकी जन्म स्थान पर बनाया गया, लेकिन आज तक उनके जीवन को लेके ऐसे कई राज है जो कि कभी भी सामने नहीं आए हैं। जैसे कि नेताजी की मौत कहाँ पे और कैसे हुई थी, या फिर वो आज भी जिंदा है, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, और कई लोगों ने उनको देखने का भी दावा किया था। तो ऐसे कई राज हैं और मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। और ऐसे वक्त में जब देश की युवा पीढ़ी नेताजी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को हासिल करना चाहता है, इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरे दुनिया भर में नेताजी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं। और अभी रशिया, जापान, UK, US और चाइना जैसे देशों को हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल लेटर भेजा गया है कि अगर उनके पास नेताजी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, प्लीज उसको भारत के साथ शेयर किया जाए। अभी तक UK की तरफ से नेताजी से रिलेटेड सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट को भारत के साथ शेयर किया गया और उसमें लगभग 65 फाइल मौजूद है जिनको अभी पब्लिक किया गया है। और जापान की तरफ से भी नेताजी से रिलेटेड 2 फाइल्स को पब्लिक किया जा चुका और उसकी कॉपीज को भारत को फॉरवर्ड कर दिया गया। पर रशिया का कहना है कि वो अभी अपने तरफ से ऐसे डॉक्यूमेंट को तलाश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। और US की तरफ से ये बताया गया कि उनके पास नेताजी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक भारत की तरफ से इशू किए गए इस ऑफिशियल लेटर का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।